मॉर्निंग स्टूडेंट, BA-BSc थर्ड ईयर ज्योग्राफी की क्लास में डॉक्टर अनुज हाजड़िया आपका हार्दिक स्वागत। आज हम बात करेंगे, हमने भारत के भौतिक प्रदेशों की हम बात कर रहे थे। उत्तर का विशाल मैदान, हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे किसकी? तटीय मैदान की। देखिए, तटीय मैदान की अगर हम बात करें तो तटीय मैदान जो भारत है, तटीय मैदान के दो पार्ट्स हैं, एक है पूर्व में और दूसरा है पश्चिम में। पूर्व में जो स्थित है, कहाँ से लेकर गंगा नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक, उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्वी तटीय मैदान। और जो भाग पश्चिम में स्थित है, कहाँ से कह सकते हैं, गुजरात से या नर्मदा ताप्ती नदी से लेकर और कन्याकुमारी तक, उसको हम क्या कहेंगे? पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्व में स्थित पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिम में स्थित पश्चिमी तटीय मैदान। इधर हमारा अरब सागर है और इधर हमारा है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अब बात करते हैं, पहले हम इसकी बात करेंगे। कौन सा है हमारा? पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार नर्मदा और ताप्ती नदियों से लेकर कन्याकुमारी तक पाया जाता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि गुजरात से लेकर और कन्याकुमारी तक इसका विस्तार पाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बेटा जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि मालाबार को प्रदर्शित करें, और BA फाइनल वाले स्टूडेंट को तो ये मैप में भी पूछ लिया जाता है कि कोई कौन सा भी इसमें तट होता है कि उसको भारत के मानचित्र पर आप प्रदर्शित करें। तो देखिए क्या है, जो गुजरात के पास वाला जो सौराष्ट्र वाला भाग है, इस वाले पार्ट्स को बोलते हैं काठियावाड़। क्या बोलते हैं? काठियावाड़। ताप्ती या नर्मदा नदी से लेकर, या कह सकते हैं गुजरात से लेकर या महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक का जो भाग है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? कोंकण तट। गोवा से लेकर मैंगलोर तक जो हमारा भाग है, अत्यधिक संकरा भाग है, 15 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई बसती है। कह सकते हैं कि सबसे कम चौड़ाई है इसकी। और यहाँ पर जो तट मिलता है उसको बोलते हैं हम कन्नड़ का तट। मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक जो विस्तार पाया जाता है उसको हम कौन से नाम से जानते हैं? मालाबार तट। पहले काठियावाड़, ये कोंकण तट में ही शामिल है, लेकिन यहाँ वाले लोग इसको काठियावाड़ के नाम से जानते हैं। काठियावाड़। फिर हम कह सकते हैं कि जो नदी वाले पार्ट हैं, यहाँ से गोवा तक कौन सा आ गया हमारा? कोंकण तट। कोंकण से मैंगलोर, मैंगलोर पड़ता है कौन सी स्टेट में? कर्नाटक में। तो गोवा से मैंगलोर का जो भाग है वो है हमारा कन्नड़ तट, और मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का जो भाग है वो है मालाबार तट। अब ये वाला जो तट आपको पता है कौन सा राज्य स्थित है यहाँ पर? केरल। केरल में जो झीलें पाई जाती हैं उनको कयाल झीलें बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? कयाल झीलें। और दूसरा, उस कयाल झील को पश्च जल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्च जल। देखिए होता क्या है कि इस अकॉर्डिंग आकृति बनती है, सही है। अब ये जो झीलें हैं ना, इनको कयाल झील बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? ये बैक वाटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बैक वाटर। कि पानी आया और वापस इसी के बीच में रह गया। किसकी संरचना? झील की संरचना बन रही है कि जब पानी वापस आता है तब वहाँ रुक जाता है। किसकी आकृति बन रही है? झील है, लेकिन किस प्रकार का है? पश्च जल, पीछे का जल, तो अटक गया यहीं। तो इस प्रकार की जो झीलें होती हैं उनको बोलते हैं केरल में कयाल झीलें, पश्च झील, इस नाम से उनको जाना जाता है। और केरल में इस प्रकार की दो झीलें मिलती हैं, एक है अस्थामुडी और दूसरा है वेम्बानाड। तो इस प्रकार की जो झीलें हैं वो केरल में पाई जाती हैं। हम उनको बोल सकते हैं कि पश्च जल या जो कयाल हैं वो केरल में पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं? एक है अस्थामुडी और दूसरी है वेम्बानाड। दूसरी बात करते हैं, जो ये हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है, इसकी जो औसत चौड़ाई की बात करें 64 किलोमीटर है, और जो कन्नड़ तट वाला भाग है यह सबसे संकरा भाग है, जहाँ इसकी चौड़ाई सबसे कम रह जाती है। दूसरी बात करें, इस क्षेत्र पर प्राकृतिक बंदरगाह मिलते हैं। उसका रीज़न क्या है? पूर्वी जो तटीय मैदान है उसकी अपेक्षा इसमें विभिन्नता पाई जाती है। यह तट कम कटा फटा है, जबकि यह तट अधिक कटा फटा है। दूसरी बात करें,
इस क्षेत्र में जितनी भी नदियाँ बहती हैं वो क्या हैं, छोटी हैं या छोटे क्षेत्र में बहती हैं, कह सकते हैं कि हम संकरे क्षेत्र में बहती हैं। उसका रीजन है, मैंने आपको जल विभाजक बताया था, यहाँ से जल विभाजक है, इधर का जल इधर और इधर का जल इधर, तो जल विभाजक है। तो यहाँ का जो क्षेत्र है हमें कम प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है, तो जो नदियाँ हैं वो किस प्रकार की हैं, छोटी हैं। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला के रूप में उसके बीच का जो भाग है उसकी बात कर रहे हैं। इधर प्रायद्वीप वाला भाग था, जो बीच का भाग है संकरा है। उस बीच वाले भाग की यहाँ जो कन्नड़ तट है वहाँ पर जो चौड़ाई है वो सबसे कम रह जाती है, जबकि औसत चौड़ाई उसकी कितनी है, 64 किलोमीटर है। और नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच इस वाले क्षेत्र में तो 80 किलोमीटर तक उसकी चौड़ाई पाई जाती है। दूसरी हमने बात करी कि जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं वो किस प्रकार की नदियाँ हैं, किसी भी प्रकार का डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, एस्चुएरी बनाती हैं, एस्चुएरी बनाती हैं। या दूसरा हम इसको नाम दे सकते हैं जवार नदमुख। क्या है, जवार नदमुख। कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है और आपके उसमें भी पूछा जा सकता है कि भारत की ऐसी कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, या पूछ लिया जा सकता है कि जवार नदमुख का निर्माण करती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, तो वो कौन सी हैं, नर्मदा और ताप्ती। मैंने आपको बताया था इसके ऊपर विंध्याचल है और इसके बीच में सतपुड़ा है, दोनों भ्रंश घाटी के रूप में बहती हैं, एक संकरी घाटी के रूप में बहती हैं, और किसका निर्माण करती हैं, दोनों एस्चुरी या जवार नदमुख का निर्माण करती हैं। जल विभाजक क्या होता है, देखिए जल का विभाजन करना। इधर अरावली पर्वत है, उस अरावली पर्वत और विंध्याचल इसके साथ और वापिस इसके साथ साथ, ये क्या है, भारत का जल विभाजक। कि इधर इस जो पहाड़ी क्षेत्र है इससे इधर की नदियाँ इधर बहेंगी और बाकी इधर की नदियाँ इधर बहेंगी। तो आपने जैसे इन नदियों के बारे में देखा होगा, तो ये सारी कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में। क्यों, क्योंकि हमारा जल विभाजक यहाँ है, ये यहाँ किसी भी पहाड़ी से किसी भी नदी की उत्पत्ति अगर होती है तो वो सारी नदियाँ कहाँ गिरती हैं, इधर बे ऑफ बंगाल में। इधर की जितनी भी नदियाँ वो कहाँ गिरेंगी, अरब सागर में। नर्मदा और ताप्ती हैं इधर से बहती हैं, लेकिन क्या है, जल विभाजक है, तो ये दोनों कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में। ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं कच्छ का रण, कच्छ का रण। दलदल वाला भाग है, लूनी नदी गिरती है इसमें। जो कच्छ का रण है, लूनी नदी यहाँ तक आती है और फिर इस रण में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। कच्छ का रण दलदल वाला भाग है। दूसरा एक और देखिए आप इसमें कि जल विभाजक का कार्य करती है। कयाल झीलें आ गया, संकरा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, कौन से भाग की, इस वाले भाग की। पहले इस वाले जो जितने द्वीप स्थित हैं वो बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने नंबर 1 लिखा है, यहाँ है डयूक द्वीप। कौन सा द्वीप है, डयूक द्वीप है, जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर बना हुआ है। देखिए द्वीप क्या होते हैं, भारत का या कह सकते हैं सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है और उसका नाम है मांजुली। नाम क्या है, मांजुली नदी द्वीप। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ भारी मात्रा में अवसाद लेके आती है, और जैसे ही वह इस वाले क्षेत्र में, असम वाले क्षेत्र में बहती है, तो क्या होता है कि पानी का वेग कम हो जाता है और उस जो अवसाद लेके आती है उसका निक्षेपण करना प्रारंभ कर देती है। तो बड़े बड़े मिट्टी के टीले बन जाते हैं नदी के बीच में। तो किसकी संज्ञा देंगे हम कि पानी, जब चारों तरफ पानी होगा, बीच में कोई भाग स्थल भाग होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। तो नदी के मध्य में, इसलिए नाम क्या पड़ा, नदी द्वीप। तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे बड़ा जो मांजुली द्वीप है कौन सी नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है, भारत के कौन से राज्य में है, असम राज्य में है। फर्स्ट बात। दूसरी बात है कि कौन सी हमने ड्यूक की बात की थी। ड्यूक यहाँ पर खंबात की खाड़ी में स्थित है। ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम खंबात की खाड़ी। जो ड्यूक द्वीप है वो खंबात की खाड़ी में है, खंबात की खाड़ी में। अलियावेट और खलियावेट दो छोटे छोटे द्वीप हैं, वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर पाए जाते हैं। अलियावेट और एक है खलियावेट। ये दोनों जो द्वीप हैं वो नर्मदा और ताप्ती, ये नर्मदा और ताप्ती किधर बहती हैं, इधर ये खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। सही है। तो जो नर्मदा और ताप्ती हैं यहाँ पर भी दो छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं हम अलियावेट और
खड़ियाबेट। उसके बाद है सालसेट। आपने सुना होगा कि मुंबई एक द्वीप पर बसा हुआ है, उस द्वीप का नाम क्या है? सालसेट। कि मुंबई एक द्वीप पर बसा हुआ है और उस द्वीप का नाम क्या है? सालसेट। छोटे क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी काफ़ी बार आ चुका है। यूपीएससी के जो एग्ज़ाम होती हैं कि जो मुंबई महानगर है वो कौन से द्वीप पर बसा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे? सालसेट द्वीप पर। हमारे पास एक नया द्वीप है, न्यू मुरे द्वीप। देखिए होता क्या है कि इधर ये बांग्लादेश है और इधर भारत है। ये भारत कहता है ये हमारा द्वीप है, बांग्लादेश कहता है नहीं हमारा है। क्योंकि मैंने देखो जब थर्ड ईयर फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि समुद्री जो हमारी सीमाएं होती हैं कहाँ तक भारत के साथ लगती है, तो 200 नॉटिकल मील तक भारत की सीमाओं में रहेगी और उसका अधिकार किसका रहेगा? भारत का रहेगा, जिस भी देश से उसकी लगती हैं। तो जो न्यू मुरे द्वीप था, बांग्लादेश तो कहे किसका पार्ट है कि बांग्लादेश का है, भारत कहे नहीं भैया ये तो हमारा पार्ट है। हुआ क्या? जैसे ही जल का स्तर बढ़ा, न्यू मुरे द्वीप क्या हो गया? लुप्त हो गया। समस्या की जो समस्या थी, समस्या ही समाप्त हो गई। एक्चुअली क्या होता है, ये जो अरब सागर कह सकते हैं हम, बे ऑफ बंगाल है या अंडमान निकोबार है, ये उसी के इधर से मैंने देखो जब आपको हिमालय पर्वत पढ़ाया होगा तो अराकान योमा पर्वत पढ़ाया होगा। जो आपके अंडमान निकोबार द्वीप हैं वो किसके पार्ट हैं? उस अराकान योमा पर्वत के ही या पठार उसके ही भाग हैं। वो क्या था? जैसे ही विस्थापन हुआ वो खिसक कर यहाँ आ गए। देखिए हमारी पूरी पृथ्वी प्लेटों पर टिकी हुई है और धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि जो भारत है या भूमध्य रेखा, तो जितने भी जो पार्ट हैं वो या तो भूमध्य रेखा की तरफ खिसक रहे हैं या पश्चिम की ओर खिसक रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि दो क्षेत्रों के बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। बीए फर्स्ट ईयर में आपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा होगा कि एक समय ऐसा था कि जितने भी हमारे महाद्वीप हैं वो क्या थे? आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन वर्तमान समय में सभी एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। तो वो क्या था? जो द्वीप है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप है वो क्या है? अराकान योमा के पार्ट हैं, लेकिन वो खिसक कर कहाँ आ गए? यहाँ, जिनको हम अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं। यहाँ जो न्यू मुरे द्वीप है गंगा के डेल्टाई भाग पर है। आपको पता है कि गंगा भारत में बहती है, इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, दोनों नदियाँ बांग्लादेश में मिलती हैं और फिर गंगा के डेल्टे का निर्माण करती हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है इसको, क्योंकि सुंदरी नामक वृक्ष यहाँ पर बहुतायत में पाया जाता है, इसलिए इसको सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है। तो इस नदी के डेल्टाई भाग में कौन सा द्वीप है? न्यू मुरे द्वीप। कभी जल से ऊपर दिखाई दे जाता है, कभी जल में समायोजित हो जाता है। नेक्स्ट है व्हीलर द्वीप। ब्राह्मणी नदी है, महानदी की सहायक नदी है। उस ब्राह्मणी नदी पर कौन सा द्वीप स्थित है? व्हीलर द्वीप। श्रीहरिकोटा पुलिकट जो झील है उसके डेल्टाई क्षेत्र में श्रीहरिकोटा, आपने सुना होगा कि यहाँ से हम समय समय पर क्या करते रहते हैं? अनुसंधान करते रहते हैं। आपके जो सैटेलाइट वगैरह हैं उनका भी यहाँ से प्रक्षेपण करते रहते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे कौन से भाग की? पूर्वी तटीय मैदान की। ये पश्चिमी, देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये वाला भाग हमेशा क्या है? पूर्व है, ये वाला पश्चिम है, ऊपर उत्तर है, और ये वाला दक्षिण है। वैसे ये वाला भी उत्तर है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है, क्योंकि कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए कहने को दक्षिण कह सकते हैं, लेकिन गोलार्ध कौन सा है? उत्तरी ही है। जब अक्षांश की बात आते हैं, इतने अक्षांश से इतने अक्षांश, तो हम उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं, न कि दक्षिणी अक्षांश की, क्योंकि इससे नीचे हमारी 0 डिग्री क्या है? भूमध्य रेखा। इसके नीचे की अगर हम बात करेंगे तो हम करेंगे दक्षिणी अक्षांश की। पूर्वी तटीय मैदान की बात करते हैं, कह सकते हैं कि गंगा नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक जो भाग विस्तृत है उसको हम किस नाम से जानते हैं? पूर्वी तटीय मैदान। इसको जो फर्स्ट में गंगा नदी के मुहाने से लेकर और यहाँ स्वर्ण रेखा नदी है उस वाले पार्ट्स को हम बोलते हैं उड़ीसा या उत्कल का मैदान। स्वर्ण रेखा नदी तक के जो भाग है उसको बोलते हैं हम उत्कल का मैदान या उड़ीसा का मैदान। उड़ीसा जो जगह है वहाँ पर उड़ीसा में झील कौन सी मिलती है? चिल्का। उड़ीसा में झील कौन सी मिलती है? चिल्का। और भारतीय सेना का एक मुख्य केंद्र है यहाँ पर, जिसके माध्यम से हमारे भारतीय सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है। आगे बात करें
कि महानदी से लेकर और कृष्णा नदी तक का जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। महानदी से लेकर कृष्णा नदी का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं हम उत्तरी सरकार तट। आंध्र प्रदेश का जो पार्ट है कॉमन भाषा में उसको काकीनाडा का मैदान कहा जाता है। यहाँ जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, वहाँ के छोटे से पार्ट को, थोड़ा सा भाग है उसको किस नाम से जानते हैं? काकीनाडा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस कम है। उत्तरी सरकार और कोरोमंडल इसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। कृष्णा नदी से लेकर कावेरी नदी के मध्य का जो भाग है उसको हम किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। अब बात करें कि इसकी चौड़ाई क्या है। ये भाग संकरा है, जबकि ये भाग इसकी अपेक्षा चौड़ाई इसकी अधिक पाई जाती है। तमिलनाडु के आसपास 100 से 120 किलोमीटर में इसकी चौड़ाई पाई जाती है। बीच वाले भाग में, इस क्षेत्र में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी अनेक नदियां बहती हैं, जिसके कारण इस तट को बिल्कुल उन्होंने काट छाट कर दिया है। या कह सकते हैं हम कि इस क्षेत्र में कट जो हमारा तट है वो अधिक कटा फटा नहीं है, और जिसके कारण इस वाले क्षेत्र में प्राकृतिक बंदरगाह कम मिलते हैं। प्राकृतिक बंदरगाह कैसे मिलते हैं? कम मिलते हैं कि जो पूर्वी तटीय मैदान है उसका जो तट है कटा फटा कम है, जिसके कारण वहाँ पर जो प्राकृतिक बंदरगाह हैं उनकी संख्या क्या मिलती है? कम मिलती है। अब पूछेंगे कि प्राकृतिक बंदरगाह क्या होती है? कि प्रकृति हमें इस प्रकार के तट उपलब्ध कराती है, बंदरगाह उपलब्ध कराती है, जहाँ से हम अपने सामान को आयात या निर्यात कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इधर जो झीलें पाई जाती हैं उनको बोलते हैं लैगून झीलें। जैसे चिल्का है हमारी किस प्रकार की है? लैगून झील है, ठीक है। और जो भारत का समुद्री तल का मापन किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है? चेन्नई तट से उस समुद्री तल का मापन किया जाता है। आपने देखा होगा कि किसी भी रेलवे स्टेशन पे आप जाते हैं, वहाँ समुद्र तल से औसत ऊंचाई लिखी मिलती है आपको, कि जगह का नाम और उसके नीचे समुद्र तल से औसत ऊंचाई। जो तल का मापन है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर क्या है? 0 मीटर है, और वहाँ से उसका मापन किया जाता है चेन्नई तट के समुद्री तल से, क्योंकि सबसे विस्तारित क्षेत्र चेन्नई तट है, और यहाँ से भारत का जो समुद्री तल है उसका मापन किया जाता है। और आपको जितने भी रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पर आपको मिलेगा कि यह जगह समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर स्थित है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि ऊंचाई का कभी भी आप अगर मापन करेंगे तो किस में करेंगे? मीटर में करेंगे। लंबाई चौड़ाई को हम किलोमीटर में प्रदर्शित करेंगे, लेकिन अगर ऊंचाई का हम मापन कर रहे हैं तो किस में करेंगे? मीटर में करेंगे। ये बात थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जल विभाजक आ गया, जल का विभाजन करना। अरावली से विंध्याचल, सतपुड़ा और इसके सहारे जल का विभाजन होता है। इधर की जितनी भी नदियाँ होती हैं किधर गिरती हैं? अरब सागर में। इधर वाली जितनी भी नदियाँ होती हैं वो सब कहाँ आएंगी? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट बात करेंगे, ये तो हमने बात करी थी हमारे पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान की। भारत का ही 2 मुख्य भाग हैं। अरब सागर में इधर लक्षद्वीप स्थित है, और बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है। इसको तो हम बोलते हैं मुख्य भूमि, लेकिन अगर आप भारत के विस्तार की बात करें तो हम कहते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से, तो जो आपकी ये अंडमान निकोबार द्वीप बना हुआ है यहाँ से आपका 8 डिग्री 4 मिनट स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि भारत का पार्ट है ये। तो ये जो आता है यहाँ से थोड़ा सा निचाई तक आता है, तो यहाँ से क्या होता है? हमारा भारत की जो मुख्य सीमा है वो प्रारंभ होती है। मैंने बताया था कि इंदिरा पॉइंट से लेकर इंदिरा कोल जो भारत का उत्तरी सिरा है वो भारत का, उस क्षेत्र में भारत का विस्तार पाया जाता है। तो जो दक्षिणतम बिंदु है उसको हम क्या बोलते हैं? पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, और इसको इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है। अब हम किसकी बात करेंगे? हमारे इस लक्षद्वीप पर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1000 से अधिक छोटे छोटे द्वीप स्थित हैं, और उन द्वीपों के बारे में हम बात करेंगे। इधर लक्षद्वीप की बात करें, मैंने आपको बताया था कि जो द्वीप हैं ये वाले द्वीप ऐसा माना जाता है कि अरावली के भाग हैं। अरावली का कुछ हिस्सा खिसक गया और यहाँ आ गया, और कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि ये परवाल भीति से निर्मित द्वीप है। परवाल क्या होता है? परवाल मैं बता देती हूँ आपको थोड़ा सा, आपने भी ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, रिकॉल करते हैं। परवाल जो द्वीप होते हैं क्या होते हैं? एक मूंगे से बना हुआ एक जीव होता है, और वो अपने चारों तरफ जो कोरल रीफ बोलते हैं उनको, तो अपने चारों तरफ वो चूने का खोल बना लेते हैं और उस खोल के अंदर रहते हैं। तो
वो न अत्यधिक गहराई पर जीवित रहते हैं, जहाँ सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ताज़ा पानी, वहाँ वो जीव क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। जैसे ही एक मूंगा मर जाता है उसके ऊपर दूसरा मूंगा अपना घर बना लेता है, तो उसकी एक बड़ी सी चट्टान बन जाती है। तो जो चट्टान बन जाती है, मूंगे की जो चट्टान होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरल रीफ बोलते हैं या प्रवाल भित्ति बोलते हैं। तो उससे क्या होते हैं, उन छोटे छोटे जीवों से एक बड़ी सी चट्टान का रचना है, छोटे छोटे द्वीपों की रचना हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रवाल भित्ति। तो जो हमारा लक्षद्वीप है वो क्या है, इन प्रवाल भित्ति से ही निर्मित है। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, ये आपके लिए कल के लिए क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप लोग कि जो लक्षद्वीप है उसकी राजधानी क्या है। ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपने रिप्लाई करें। अब हम बात करेंगे किसकी, अंडमान निकोबार की। छोटे छोटे द्वीप हैं जो आपस में मिले हुए हैं और उन पर जनसंख्या पाई जाती है, बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है, जनजातियां भी पाई जाती हैं। भारत का ही भाग है, जब भारत आज़ाद हुआ तो इस पर बहुत कम जनसंख्या रहती थी। तो भारत सरकार ने क्या किया था, पंजाब वाले क्षेत्र थे वहाँ से काफ़ी लोगों का यहाँ पर पलायन किया था, उनको ज़मीन दी थी ताकि इस क्षेत्र पर भारत का अधिकार रह सके। अगर भारत के लोग नहीं रहेंगे तो भारत का अधिकार भी नहीं रहेगा, इसलिए काफ़ी लोगों को पलायन किया गया था कि आप वहाँ जाएँ और आप वहाँ रहें। इस अंडमान की बात करते हैं, आपने भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा हो या कभी काले पानी की बात की हो, या कि हमारे जो सैनिक थे या क्रांतिकारी थे उनको सजा दी जाती थी। जो काले पानी की जो जेल थी वो भी कहाँ थी, इसी अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित थी। वर्तमान समय में भी उसके अवशेष में है, आप जाइए तो कभी देखने का मौका मिले तो अवश्य देखना। वर्तमान समय में भी वो जेल बनी हुई है कि भारत के लोगों ने कितना संघर्ष किया तब जाके उनको आज़ादी मिली थी, और वास्तव में उस आज़ादी को आज हम जी रहे हैं, उनके लिए उनका थैंक्स। बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। देखिए क्या है, छोटे छोटे द्वीप हैं आपस में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ कौन है, यहाँ ये स्थिति है इनकी, यहाँ से जो सबसे ऊपर है वो है बड़ा अंडमान, उसके बाद छोटा अंडमान, फिर कार निकोबार बोल सकते हैं या छोटा निकोबार बोल सकते हैं, और नीचे है सबसे ग्रेट निकोबार। ये छोटे छोटे द्वीप हैं, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, बड़ा अंडमान। देखिए क्या है, अब बात आई कि इस अंडमान निकोबार का कह सकते हैं कि विकास कैसे हुआ है, ये है अस्तित्व में कैसे आया। तो टर्शरी काल में क्या हुआ था, भारत और बर्मा के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है अराकान योमा पर्वत, और उसी के अवशेष क्या हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, टर्शरी युग के हैं और निम्जित हैं। निम्जित का अर्थ होता है कि कुछ भाग समुद्र तल से ऊपर उठ गया है, कुछ भाग समुद्र में नीचे धंस गया, जिसकी वजह से कुछ छोटे छोटे टापुओं के रूप में हमें ऊपर दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा है बड़ा अंडमान, सबसे उत्तर में भी स्थित है। बड़ा अंडमान को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। अब बात करें इस जो बड़ा अंडमान है, या हम कह सकते हैं ये हमारा बड़ा अंडमान है, और इसका जो उत्तरी द्वीप है, सबसे उत्तरी द्वीप है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, लैंडफॉल द्वीप के नाम से हम उसको जानते हैं। इस उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सैंडल चोटी। इस भाग की सर्वोच्च चोटी कहाँ पर स्थित है, सैंडल चोटी है, और उत्तरी अंडमान में स्थित है। नीचे है हमारे पास मध्य अंडमान, कह सकते हैं कि हम सबसे बड़ा भाग, कि इस अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, मध्य अंडमान, सही है। दक्षिणी अंडमान है, अब हम कहेंगे कि हमारे पास अंडमान निकोबार है तो उसकी राजधानी भी होगी, उसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर कौन से उस पे स्थित है, द्वीप पे, दक्षिणी अंडमान में, सही है। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन ईजी है। पोर्ट ब्लेयर है, किसकी राजधानी है, अंडमान निकोबार की, स्थित कहाँ है, दक्षिणी अंडमान में। छोटे क्वेश्चन है लेकिन एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन रोक भी सकता है और एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट के अकॉर्डिंग पढ़ना। कोई भी आप एग्जाम दोगे यूपीएससी के, आरपीएससी की, तो आपको ये चीज़ें वहाँ अवश्य मिलेंगी कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, कौन से द्वीप पर स्थित है, आपका आंसर क्या रहेगा, दक्षिणी अंडमान पर। उसके बाद बड़ा अंडमान के बाद नीचे आता है छोटा अंडमान, याद रह सकता है, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, सही है। यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, कौन सी जनजाति, ओंग जनजाति। कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो हम क्या कहेंगे, कौन सी जनजाति, ओंग जनजाति, ठीक है। बड़ा अंडमान और छोटा अंडमान, इसके बीच में एक हम कह सकते हैं पास बोल सकते हैं या चैनल बोल सकते हैं,
कौन सा पास है? दक्कन पास। कि ये दो छोटे छोटे इस अकॉर्डिंग हैं और इनके बीच समुद्री जल है, जाने के लिए रास्ता चाहिए हमें, तो कौन से पास से होकर गुजरेंगे? दक्कन पास से। ओंग जनजाति आ गई। छोटे अंडमान के जस्ट नीचे कौन सा है? छोटा या कार निकोबार। सही है। छोटा और कार निकोबार और छोटा अंडमान, इसको कौन सा जो चैनल है वो जोड़ता है? 10 डिग्री चैनल। छोटे क्वेश्चन में कई बार आता है, मिलान कीजिए। 10 डिग्री चैनल जोड़ता है। आप क्या बताएंगे? छोटा अंडमान और कार निकोबार को। सही है कि जो 10 डिग्री चैनल है किसको जोड़ता है? छोटा अंडमान और कार निकोबार को। 9 डिग्री चैनल है, छोटा या कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को जोड़ता है। कि 9 डिग्री चैनल किस किस के मध्य एक चैनल का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ग्रेट निकोबार और कार निकोबार को जोड़ने का काम कौन करता है? 9 डिग्री चैनल। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है? पिगमेलियन पॉइंट। और इसका दूसरा नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। इसको हम इंदिरा पॉइंट भी बोल सकते हैं और दूसरा क्या बोल सकते हैं? पिगमेलियन पॉइंट। तो जो आपके लक्षद्वीप थे ये थे प्रवाल भित्ति से निर्मित, और आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो अराकान योमा पर्वत के ही अवशेष हैं और टर्शरी युग में उनका निर्माण हुआ था, और उसके निमज्जित होने से अंडमान निकोबार वर्तमान समय में हमारे सामने उपस्थित है। छोटे छोटे द्वीप हैं, लेकिन अगर इनकी बात की जाए तो भारत की भौगोलिक दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण है। तो भारत के भौतिक प्रदेशों की हमने बात की। ये टॉपिक हुआ हमारा कंप्लीट, और नेक्स्ट क्लास में नदी तंत्र या भारत की अपवाह प्रणाली एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।